जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का हिंद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोगों ने एक नया बैच अनाउंस किया जिस बैच का नाम हमने रखा है गर्व बैच। ये एनडीए फाउंडेशन बैच है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप लेवल पे हम लेकर के जाएंगे। तो आइए आज हम अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। मेरा नाम ऋषु है और मैं आपको इंग्लिश डील करूँगा। तो आइए हम आज से अपना बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और बहुत बेसिक टॉपिक स्टार्ट करके हम बिल्कुल अपना एंड तक लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं कि हमें सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, क्या है, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये तमाम चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अंग्रेजी में इंग्लिश से पूछा जाता है उस चीज़ का नाम है ग्रामर। तीन सेक्शंस में बेसिकली क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, जिसमें जो पहला सेक्शन है जिसे हम पहले सेक्शन को हम कहते हैं ग्रामर। सॉरी, पहले सेक्शंस को हम कहते हैं ग्रामर। ग्रामर भी हमें दो तरीके से पढ़ना होता है। पहले ग्रामर को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर एंड सेकंड ग्रामर इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रामर। पहले को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर और सेकंड को कहते हैं फंक्शनल ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होता है और फंक्शनल ग्रामर्स क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं? तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर हमें बेसिकली 5 टॉपिक पढ़ने होते हैं। पहला टेंसेस, फर्स्ट टॉपिक दैट इज टेंसेस, सेकंड मॉडल्स, थर्ड क्वेश्चन टैग, फोर्थ वॉइसेस एंड द लास्ट वन इज दैट इज नरेशन। अगर हम फंक्शनल ग्रामर की बात करें तो फंक्शनल ग्रामर में हमें बेसिकली जो पढ़ने हैं टॉपिक्स दैट आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप सभी को पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है जिसे हम फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत कवर करेंगे। और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंतर्गत हम 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला हमारा टेंसेस होगा, सेकंड मॉडल्स, क्वेश्चन टैग, वॉइसेस, नरेशन। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन होता है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्प्रहेंशन। उस पार्ट को हम कहते हैं कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन बेसिकली हमसे दो लेवल पे पूछे जाते हैं। पहले को हम कहते हैं रीडिंग पैसेज और सेकंड को हम कहते हैं पैराजम्बल। पैराजम्बल या फिर इसी को हम कहते हैं PQRS। ये हमसे पूछे जाते हैं। कॉम्प्रहेंशन हमें दो लेवल पे पूछे जाते हैं। पहले को हम कहते हैं रीडिंग पैसेज और सेकंड को हम कहते हैं पैराजम्बल या फिर PQRS। अच्छा, रीडिंग पैसेज क्या होता है और पैराजम्बल क्या होता है? रीडिंग पैसेज होता है जिसमें आपको एक ऐसे दे दिया जाता है और उस ऐसे से आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि इस बार वाले हमारा जो हुआ है 2023 का जो सेकंड पेपर उसमें पूछा गया था रीडिंग पैसेज। पहले क्या होता था कि रीडिंग पैसेज नहीं पूछे जा रहे थे। कुछ 3-4 जो पेपर हुए थे पीछे उन पेपरों में नहीं पूछा जा रहा था। लेकिन अब क्या है, लास्ट टाइम रीडिंग पैसेज पूछा है तो आगे भी हो सकता है नेक्स्ट पेपर में ये पूछे। इसके बाद जो नेक्स्ट है डैट इज़ पैराजम्बल और PQRS। रीडिंग पैसेज क्या होगा, जैसे कि आपको एक ऐसे दे दिया जाएगा, एक निबंध दे दिया जाएगा, एक लेख होगा जो होगा महात्मा गांधी पे या किसी पे मान करके चलिए कि महात्मा गांधी पे अगर वो आपको ऐसे दे देता है फिर महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको उस ऐसे से ही 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसे आप रीडिंग पैसेज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉम्प्रहेंशन का, डैट इज पैराजम्बल और PQRS। पैराजम्बल क्या होता है, PQRS क्या होता है कि इसमें 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, नाम दिए जाते हैं उस सेंटेंस के। पहला सेंटेंस होगा हमारे उसका नाम होता है P, सेकंड Q, थर्ड R और फोर्थ होगा जिसको हम कहते हैं एज। इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप समझना चाहें तो आपको ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है PQRS। जैसे अगर मैं कोई एक सेंटेंस लिखूं
इट्स नेम इज शेर सिंह। फिर मैंने कहा इट लिव इन द जंगल। नेक्स्ट मैंने कहा कि आई हैव अ लॉयन, इट इज़ वेरी काइंड टुवर्ड्स मी। आपको ऐसे चार ऑप्शंस दिए जाएंगे और फिर आपसे ये चार ऑप्शंस आंसर्स के होंगे ए बी सी डी के नाम से, और फिर आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। जैसे आपको ऑप्शन दिया जाएगा पी क्यू आर एस, आर एस, आर पी क्यू हो सकता है, क्यू एस आर पी, और होगा नेक्स्ट ऑप्शन दे सकता है आर पी एस क्यू। अब क्या करना होता है कि इसे हमें सीक्वेंस वाइज इन सारे सेंटेंसेस को सजाना होता है कि सबसे पहले सेंटेंस कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, और चौथे पे कौन सा आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर कभी भी आपको बताना हो इसका आंसर, तो आप किसी यहाँ अगर देखते हो पी क्यू आर एस फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं आप, तो डायरेक्ट आप पी नहीं कह सकते। आपका इट्स नेम इज शेर सिंह, आपको नहीं पता किसका नाम शेर सिंह है, तो आप इससे आंसर स्टार्ट कर ही नहीं सकते। इस वजह से हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी की अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ क्यू एस आर पी, क्यू से स्टार्ट किया, इट लिव्स इन जंगल। कौन जंगल में रहता है आपको नहीं पता है अभी, तो डायरेक्ट हम यहाँ से भी नहीं स्टार्ट कर सकते। नेक्स्ट है एस, एस कहते हो इज वेरी काइंड टुवर्ड्स मी, ये हमारे प्रति बहुत ही दयालु है। तो ये कौन दयालु है आपको पहले से जानकारी नहीं है, और जब पहले से जानकारी नहीं है तो आप इस सेंटेंस की भी शुरुआती में नहीं कह सकते। अगर तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारा बचा यही है, तो अगर इसे आप वेरीफाई कराना चाहें तो ये आर पी एस क्यू है, आर से स्टार्ट है आवर, आप कह सकते हैं कि मेरे पास एक शेर है। फिर पी, इट्स नेम इज शेर सिंह, इसका क्या नाम है, शेर सिंह। अब आपको पता चल गया कि शेर सिंह किसका नाम है, तो स्लोयन का नाम है। वैसे ही आप एस कह सकते हो, इट इज़ वेरी काइंड टुवर्ड्स मी, कि मेरे प्रति कैसा है, बहुत ही दयालु है, और ये रहता कहाँ है, तो जंगल में रहता है। तो ये हमारा सटीक आंसर दे रहा है, इस वजह से जो आंसर होंगे वो डी होंगे। जो आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो कहलाता है इसी को हम कहते हैं पी क्यू आर एस। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये पी क्यू आर एस के ही नाम से दिया जाए, हो सकता है एग्जामिनर इसे ए बी सी डी के नाम से दे दे, ए बी सी डी के नाम से अगर ये दे सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इसे 1 2 3 4 भी लिख दे, और फिर आपको यहाँ से उस हिसाब से ऑप्शंस दे दे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये पी क्यू आर एस के नाम से ही आए, लेकिन हाँ, बनाने का प्रोसेस यही होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, पहले कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करें, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो बात आती है रीडिंग पैसेज। मैंने आपको कॉम्प्रहेंशन में बता ही दिया कि रीडिंग पैसेज क्या होते हैं। तो रीडिंग पैसेज एक ऐसा ऐसे होता है किसी के ऊपर ऐसे दे दे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ही ऐसे दे देता है, उस ऐसे से आपको रिलेटेड 4 5 क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं रीडिंग पैसेज। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है एनडीए के लिए, दैट इज कॉल्ड वोकैबुलरी, दैट इज कॉल्ड वोकैबुलरी, वोकैबुलरीज। वोकैबुलरीज को हम सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। सेक्शन वाइज के क्या क्या मतलब है कि पहले अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो पहले मैं इसको कहूंगा कि हमें पढ़ना होता है सिनोनिम्स, सेकंड पढ़ना होता है एंटोनिम्स, थर्ड पढ़ना होता है हमें एडियम्स एंड फ्रेजेस, और हमें फोर्थ पढ़ना होता है, उसका नाम है, फोर्थ का नाम होता है, उसे हम कहते हैं होमोफोन, होमोफोन। ऐसे तो और भी वोकैब में पूछे जाते हैं, लेकिन अभी तक नहीं पूछे। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होता है, मिसस्पेल्ड भी होता है, लेकिन ये आपके पेपर में नहीं पूछे गए अभी तक। तो हो सकता है आगे ना पूछे, या फिर सिलेबस चेंज करे तो पूछ भी सकता है। तो आप देख लें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप देख लें कि इसके ही पार्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद एक नेक्स्ट पैटर्न और वोकैब का होता है, जिसे हम कहते हैं मिस स्पेल्ड वर्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड। ये हमें वोकैबुलरी के सेक्शंस पे 6 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला सिनोनिम्स,
सेकंड एंटोनिम्स, थर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस, फोर्थ होमोफॉर्म और फिफ्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कितने तरीके से पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं, और इडियम्स एंड फ्रेजेस, होमोफॉर्म, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल्ड वर्ड, ये तमाम चीज़ें होते हैं क्या हैं। तो आप देखिए, सिनोनिम आप उसे कहते हैं जिसमें आपको सिमिलर मीनिंग बताना होता है, सिमिलर मीनिंग बताना होता है। और ये क्या होता है, ये ओपोजिट मीनिंग होता है, ओपोजिट मीनिंग। सिमिलर मीनिंग, जैसे अगर आपने हिंदी में पढ़ा हो हिंदी ग्रामर, तो हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण के अंदर आप पढ़ते हैं एक टर्म जिसे आप कहते हैं समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। वैसे आप, तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश में सिनोनिम, समानार्थक शब्द को, और एंटोनिम्स पढ़ते विलोनार्थक शब्द, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स। ये ओपोजिट बताना होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा कि एक टर्म लेजी, और मैं कहता हूँ कि आप मुझे इसका सिनोनिम और एंटोनिम, ये दोनों ही मैं इसी ऑप्शन में लिख देता हूँ, और आप हमें बताएं कि इसमें से कौन सा सिनोनिम है, कौन सा एंटोनिम है। तो जैसे मैंने एक पहला ऑप्शन लिखा स्लोथ, नेक्स्ट लिखा मैंने लेदार्जिक, लेदार, लेदार्जिक, थर्ड लिखा हमने डिलीजेंट, और फोर्थ हमने लिख दिया एसिडिवस। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम अगर आप देखेंगे, यहाँ जो भी ऑप्शंस लिखे गए हैं, इन ऑप्शंस में आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो सबसे पहली चीज़ आपके नज़र में ये आना चाहिए कि इन पांचों शब्दों के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। इन पांचों शब्दों के मीनिंग अगर आपको पता है, तभी आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा किसका क्या मतलब है। तो आपको अगर इसका एंटोनिम बताना है या फिर सिनोनिम बताना है, तो सिनोनिम आप किसे कहेंगे, सिनोनिम आप उसे कहेंगे जो सिमिलर मीनिंग दे। इसमें दोनों ही ऑप्शंस लिखे गए हैं, आपको दोनों ही बताना है, इसके सिनोनिम भी और इसके एंटोनिम भी। अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। अगर सिमिलर मीनिंग बताना है तो सबसे पहली चीज़ आपको इस लेजी का मतलब पता होना चाहिए, जो कि काफ़ी कॉमन वर्ड है, सबको पता होता है। इसका मतलब होता है आलसी, इसका मतलब होता है आलसी या फिर सुस्त आप कह सकते हैं। ठीक है। वैसे ही अब आपको देखना होगा कि ये चारों वर्ड हैं, इनके भी क्या मतलब होते हैं। तो अगर इन चारों वर्ड के मतलब पे आए, तो जो पहला वर्ड है डैट इज स्लोथ और लेदार्जिक, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये दोनों का भी मतलब क्या होता है, आलसी, या फिर आप कह सकते हैं सुस्त। ये दोनों का भी मतलब क्या होता है, सेम होता है। क्या, स्लोथ और लेदार्जिक की दोनों की हिंदी क्या होती है, सुस्त या फिर आलसी। अब देखिए आप, कि अगर आपको सिनोनिम बताना है तो आपको सिनोनिम मिल चुका है, सिनोनिम आपको मिल चुका है, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो आपको पता चल गया कि ये जो स्लोथ है और जो लेदार्जिक है, ये दोनों के दोनों इस वर्ड के क्या हैं, इस वर्ड के दोनों सिनोनिम है, बिकॉज इन दोनों के पास क्या है, सिमिलर मीनिंग है। वैसे ही अगर हम डिलीजेंट और एसिडियस की बात करें, तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो इस दोनों वर्ड का मतलब होता है मेहनती। इन दोनों वर्ड का क्या मतलब होता है, मेहनती। तब आपको पता चल गया कि ये दोनों वर्ड क्या हैं, तो इसके एंटोनिम है। तो यही आपसे इसी पैटर्न पे, ऐसा नहीं कि दो दो ऑप्शन दिए जाएंगे, ये मैंने जानबूझ करके इस वजह से लिखे हैं कि आपको ये चार वोकैब याद हो जाए। ठीक है। आपको जब भी दिया जाएगा, तो इसमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा जो इसका एंटोनिम बन रहा होगा, या कोई एक ही ऑप्शन होगा, कोई एक ही ऑप्शन होगा जो इसका सिनोनिम बन रहा होगा। जैसे अगर हम आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि आप हमें बताएं कि इसमें सिनोनिम कौन होगा, जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ पे, या फिर एंटोनिम कौन होगा आपको बताएं, या फिर सिनोनिम ही बता दें। जैसे मैंने एक और वर्ड लिख दिया, लेबोरियस। अब मैं सिर्फ आपसे पूछता हूँ कि अब मुझे बताएं कि इस वर्ड का सिनोनिम कौन है, तब आपका क्या आंसर होगा, तब आप आंसर इसका दे पाएंगे कि अब सर एक ही आंसर इसका होगा, वो कौन सा आंसर है, तब आप बताएंगे कि इसका आंसर क्लोथ होगा। तो ऐसा ही होता है, पेपर में क्या करता है कि चार ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, और चारों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन जो होता है, वो इसका, अगर आपसे सिनोनिम पूछा जाए तो एक ऑप्शन उसमें से सिनोनिम बन रहा होता है, बाकी तीन हो सकता है कुछ और मीनिंग दे। वैसे ही चार में से अगर आपसे एंटोनिम पूछा जाए, तो चारों में से एक वर्ड जो होगा उसका एंटोनिम होगा, बाकी वर्ड कुछ और मीनिंग्स दे सकते हैं। ठीक है। ये हमारी बात हो गई कि इसकी सिमिलर मीनिंग और अपोजिट मीनिंग की, डैट मीन्स सिनोनिम की और एंटोनिम की। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, डैट इज कॉल्ड एडियम्स एंड फ्रेजेस। एडियम्स एंड फ्रेजेस, एडियम्स एंड फ्रेजेस कहने का मतलब क्या है, हिंदी में मुहावरे। आपसे ये मुहावरे भी पूछे जाते हैं।
मुहावरे क्या होता है कि इसमें आपको लिटरल मीनिंग से मतलब नहीं होता, इसका हमें लिटरल मीनिंग से कोई मतलब नहीं होता, हमें इसमें इम्प्लाइड मीनिंग से मतलब होता है, इम्प्लाइड मीनिंग से मतलब होता है। लिटरल मीनिंग कहने का मतलब क्या है, जैसे आप एक काफ़ी ज़्यादा फेमस इडियम है 9 2 11 होना, आप वहाँ पे 9 2 11 नहीं जोड़ कर नहीं बता रहे होते, इसका मतलब क्या होता है, भाग जाना। तो इसमें इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, भाग जाना। और 9 2 11, 9 2 11 होना, तो 9 और 2 को जोड़ने पे क्या है 11 आएगा, ये उसका क्या है, लिटरल मीनिंग है। तो हमें लिटरल मीनिंग से मतलब नहीं होता, हम पे इम्प्लाइड मीनिंग से मतलब होता है। ये बात हो गई हमारी किसकी, एडियम्स एंड फ्रेजेस की। इसकी आपको सेट भी प्रोवाइड की जाएगी, मैं आपको कराऊंगा अभी, ये वोकैब जितने भी पोर्शन है ये सारे हम कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है होमोफोम। होमोफोम क्या होता है कि उसकी आवाज़ एक जैसे होते हैं, दो वर्ड हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड लिखा मैंने सेल और एक वर्ड लिखा मैंने सेल, ये दोनों की दोनों वर्ड की CELL एंड ACELL बोथ आर प्रोनाउंस सेम, बट इट हैव बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग। कैसे, आपको पता है इस सेल का मतलब क्या होता है, तो इस सेल का मतलब होता है कोशिका, जो आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और इस सेल का मतलब होता है बेचना, इस सेल का मतलब होता है बेचना। तो ये पढ़े तो दोनों एक ही जैसे जा रहे हैं, लेकिन दोनों के पास क्या है, तो दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, होमोफोम कहते हैं। और ये हमारे सिलेबस में इस बार ही 2023 का जो सेकंड पेपर हुआ है एनडीए का, उसमें इसको एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है। इससे पहले ये सीडीएस में पूछे जाते थे, लेकिन कभी भी एनडीए में नहीं पूछा गया था। ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे एनडीए में पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको हम बहुत ही अच्छे से करेंगे, बिकॉज ये 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 10 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द। आपने हिंदी में बहुत सारे रटे होंगे कि जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, वैसे ही आपसे इसमें भी पूछा जाता है कि वन हुन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो इसका आंसर होता है, ऐसा एनडीए में पूछा नहीं गया अभी, लेकिन हो सकता है आगे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ है तो हो सकता है अगली बार ये भी पूछ दे। इस बात की अब कोई गारंटी नहीं है कि इस चीज़ को ना पूछा जाए, हो सकता है अगले बार पूछ दिया जाए। तो इस वजह से हम इसको भी कवर करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे मैं कहता हूँ कि साइंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, या साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ। आपके सामने चार ऑप्शन होगा, एक होगा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, नेक्स्ट होगा बायोलॉजी, नेक्स्ट होगा डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, और थर्ड होगा और फोर्थ होगा, मान के चलें कि फोर्थ कोई एक और वर्ड ले लेता हूँ मैं सब्जेक्ट से ही, जैसे मैंने लिख दिया टैक्सीडॉमी, सब्जेक्ट छोड़ो, टैक्सीडॉमी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो चार ऑप्शंस दिए जाते हैं। साइंस ऑफ लाइफ मैंने लिख करके आपसे क्वेश्चन पूछा और आपके सामने मैंने चार ऑप्शंस रखे हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है इसमें से हमारा आंसर कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी क्या होता है, जिसमें आप भूमि के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आप हमारे लैंड चीज़ें के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। तो ये तो आंसर होगा नहीं, इससे आप कहना भी होगा तो आप क्या कहोगे, साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ। या फिर जियोलॉजी भी होता है, जियोलॉजी को ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कहें साइंस ऑफ अर्थ, साइंस ऑफ लाइफ नहीं, साइंस ऑफ अर्थ कहेंगे हम इसे। बायोलॉजी क्या होता है आपको पता है, बायो का मतलब लाइफ होता है, लॉजी का मतलब साइंस होता है, तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी और भी टर्म है, जैसे डर्मेटोलॉजी है, डर्मिया डर्मा एक टर्म होता है जिसका मतलब स्किन होता है, और लॉजी का मतलब क्या होता है, साइंस या फिर स्टडी। तो आप कह सकते हैं साइंस ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। वैसे टैक्सीडॉमी, टैक्स का मतलब होता है कलेक्ट, कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, और डर्मा डर्मी इसका मतलब होता है स्किन। तो स्टफिंग और कलेक्शन ऑफ स्किन इज कॉल्ड टैक्सीडॉमी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आप कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर आपसे एक और टर्म पूछा जा सकता है जो कि
है मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड क्या होता है कि आपको यहाँ पे मिसस्पेल्ड वर्ड में क्या है कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि चारों ऑप्शन में से आप हमें बताएं कि इसमें से कौन सा, जैसे आप मान के चलो मैं देता हूँ एक एग्जांपल, इसी को रफ करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे जैसे मैंने लिखा, इसकी भी ज़रूरत अब नहीं है क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इससे भी हटा देता हूँ। अगर आपको लिखना हो तो पहले वीडियो में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से रिकॉर्डिंग के पहले वाले में आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। अब देखिए समझें आप कि जैसे आपसे 4 ऑप्शन दिए गए, बहुत ही आसान मैं लिखूंगा, अभी मैं टफ नहीं कराऊंगा। जैसे मैंने लिखा 80 8, नेक्स्ट लिखा मैंने बेनिफिटेड, नेक्स्ट लिखा एटिकेट है, एटिकेट बेनिफिटेड, फिर मैंने नेक्स्ट लिख दिया डिमाइज, डिमाइज, नेक्स्ट लिख दिया मैंने एडवाइस। और मैं कहता हूँ कि ये चारों वर्ड में से आप हमें बताएं कि इस चारों वर्ड में से कौन सा वर्ड की स्पेलिंग, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। आप जरा देखें, तो आप अगर आपको पता है तो आप तुरंत बता देंगे सर एटिकेट की स्पेलिंग गलत है, आप तुरंत बता देंगे कि एटिकेट की स्पेलिंग गलत है। अगर नहीं पता है तो जान लें कि एटिकेट की स्पेलिंग ये होती है, डबल टी होता है इसमें, सॉरी डबल ई नहीं डबल टी। एटिकेट की स्पेलिंग एटिकेट की स्पेलिंग ये होती है, तो आप देख पा रहे हैं कि गलत है। वैसे ही जैसे ये 4 ऑप्शंस आपको दे करके आपसे पूछा गया कि आप इसमें गलत बताएं, वैसे ही क्या करेगा 4 ऑप्शन, बाकी कहने का मतलब क्या, अगर 4 ऑप्शन दिए गए आपसे गलत पूछा जा रहा है तो 3 सही होंगे, एक गलत होगा। वैसे ही जब आपसे पूछा जाए 4 ऑप्शन दे करके कि इसमें से सही कौन सा है, तो 3 गलत होंगे और एक सही होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, तो इसी को हम कहेंगे मिस स्पेल्ड वर्ड। आई होप आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे, आपको इस सिलेबस समझ में आ गया होगा कि हमें अपने सिलेबस में क्या क्या डिस्कस करना है। ये सारी चीज़ें हम बारी बारी से सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लाइव वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।